क्या जोशीमठ वास्तव में जो पौराणिक शहर है, एक आध्यात्मिक शहर है, वो बर्बादी के कगार पर है कि जोशीमठ पे जो समस्या है ये विकराल रूप लेने वाली है? क्या हमारे उत्तराखंड या पूरे देश के भूवैज्ञानिकों को इस खतरे का अंदेशा था? ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने ऑलरेडी उस जगह को चिन्हित किया हुआ था। तो अंदेशा का क्या मतलब है? जब बता रखा है कि भाई ये इलाका है, तो डेफिनेटली हमें उस जगह पे एक्स्ट्रा सतर्कता अपनाने की आवश्यकता है। जब ये बताया गया तो उसी समय सतर्कता क्यों नहीं बरती गई? खुद गढ़वाल का जो हमारा खुद का देवता है नरसिंह देवता, तो नरसिंह देवता का जो इंपॉर्टेंट मंदिर है वो वहीं पर है। ऐसा हो सकता है कि रात अगर हल्का सा कोई भूचाल आए, भूकंप आए, तो वो जो अभी जिस स्थिति में है एकदम से तहस नहस हो जाएगा। तो जिस स्थिति से जमीन हिली हुई है, जिस स्थिति से दरार पड़ी हुई है, मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ा डिवास्टेशन होने से कोई बचा सकता है। ये कि जितने भी पर्यावरणविद हैं, क्या उनको भी इस खतरे का आभास था? कई लोग इसको देवी आपदा से भी जोड़ रहे हैं, तो ये देवी आपदा नहीं है, ये विशुद्ध नैसर्गिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। सर, आपका भी स्वागत है। सुप्रभात। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हम जोशीमठ के मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे साथ भूविज्ञानी भी है। सर, वहाँ की समस्या क्या ये इंसानी प्रदत्त है या प्राकृतिक है? बेसिकली जो शुरुआत है वो तो प्राकृतिक है ना, और उस प्राकृतिक आपदा से हमारे इंसान झेल रहे हैं, है ना, वो उसको जो है उससे त्रस्त है वो। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मानव जनित है, ये इसको पहले हम ये कहेंगे ये प्राकृतिक ज्यादा है। उसमें चूंकि मानव उसके बीच में आ गया है, तो स्वाभाविक है जब वो उसमें बीच में रहेगा, मकान बनाएगा, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत उधर बुधर करेगा, तो वो भी परेशान हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको प्रमुखतः नेचुरल कहेंगे। तो क्या जोशीमठ वास्तव में जो पौराणिक शहर है, एक आध्यात्मिक शहर है, वो बर्बादी के कगार पर है? एक शब्द आप जो यूज कर रहे हैं, बर्बादी के कई मीनिंग निकलते हैं, है ना। वैज्ञानिक तौर पे मैं एज ए भूवैज्ञानिक ये कह सकता हूँ कि वहां की जो धरती है, वहां की जो मिट्टी है, आज से नहीं, जब से हिमालय की उत्पत्ति हुई है ना, तो हिमालय आप जानते हैं कि पूरा हिमालय ही जो है अस्थिर है। ये आज भी हम कहते हैं कि विश्व का सबसे यंगेस्ट माउंटेन सिस्टम है, और उसमें आज भी प्रतिक्रियाएं और नेचुरल जो एक्टिविटीज हैं वो जारी हैं। और उसके हमारे पास प्रमाण के तौर पे बड़े बड़े भूकंप और बड़े बड़े जो आपने देखा होगा चमोली, उत्तरकाशी और इधर गढ़वाल, बड़े बड़े भूकंप आए हैं। ये जो भूकंप अपने आप में जो बोलते हैं ना, पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक हलचल है, उसका असर हमारी धरती की सतह पे दिखता है। और उसकी सतह पे जो है दो तीन तरह से दिखता है। एक तो यह है कि जमीनों में दरार पड़ना, चट्टानों का गिरना, जमीन का सरकना, और जमीन के ऊपर अगर आपने मकान बना रखा है तो वो मकान में दरारें उत्पन्न होना, या उसके ऊपर अगर वृक्ष लगे हैं तो वृक्ष भी टेढ़े हो जाना। ये सब उसके इंडिकेशन है, जो अंदर हलचल चल रहा है ना, उसके आंतरिक इंडिकेशन है ये। तो ये मैं कह सकता हूं कि जो गतिविधियां हैं जोशीमठ में या पूरे हिमालय के अंदर, वो खाली जोशीमठ में नहीं है, वो पूरे उत्तराखंड, पूरे हिमालय के अंदर है। लेकिन जोशीमठ एक जो उसकी भू संरचना है वो कुछ इस तरह की है कि उसमें वो ज्यादा नजर आ रही है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको कह सकता हूं कि खड़ी चट्टान है, ऐसी ढाल, और उसके ऊपर जो कभी सदियों पहले मलबा जमा था, सेडिमेंट जमा था, वो सेडिमेंट जो है धीरे धीरे करके कालांतर में जब बर्फ पड़ती थी तब तो वो वहां पे कॉम्पैक्ट था। लेकिन जब वो बारिशों की वजह से वो सेडिमेंट, वो मलबा, वो जो है पानी के संपर्क में आया, तो वो पानी से वो क्या है कि वो एक्सेलरेट हो गया, वो बढ़ गया, तो जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके नीचे सरकता जा रहा है। और चूंकि उसके ऊपर हमारे भवन निर्माण है, उसके ऊपर हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो स्वाभाविक जो एक नेचुरल प्राकृतिक उसका अपनी लोड बेयरिंग कैपेसिटी हम बोलते हैं, वहन क्षमता, वहन सहने की क्षमता, तो किसी भी मलबे की एक सीमा होती है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल लिमिट। उस क्रिटिकल लिमिट से जैसे वो ओवरलोड हो जाएगा तो वो धीरे धीरे करके नीचे धड़कना शुरू होगा। आज कहीं पर भी देखें, ये सब चीजें प्रकृति में हर जगह नजर आती है। कितने परिवार इस समय जदवा चुके हैं? ये परिवार का तो सही आकलन मुझे अभी लगता नहीं, पर अभी मेरे को पता चला है कि 300-350-400 परिवार उसमें जद में है। लेकिन हमारी सरकार ने अभी जो बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में जो लोग हैं, फौरी तौर पे 35-40 फैमिलीज को अभी उनको राहत देने की बात करी है। और शायद है कि आगे धीरे धीरे जब हमारी वहाँ टीम गई है, उत्तराखंड सरकार की तरफ से पूरी एक दल गया है वहाँ सर्वे के लिए, तो वो सर्वे के बाद ही हमें पता चलेगा कि वस्तुस्थिति क्या है,
किन किन लोगों को दिया जा सकता है, कौन कौन खतरे की जद में है, क्योंकि उसके एक सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं, नॉर्म्स हैं उसके। ऐसे नहीं आनंद फानन में किसी को दे देगी। भूविज्ञानी के तौर पे आपको लगता है कि जोशीमठ पे जो समस्या है कि विकराल रूप लेने वाली है? विकराल रूप भी कह सकते हो, और ये भी कह सकते हो कि हाँ अस्थिरता है, तो भाई उसको अब भविष्य के कोई जानता नहीं है भविष्य के बारे में, कि कल हो सकता है कि बहुत बड़ा हो जाए, हो सकता है यहीं पे रुक जाए, तो फोरकास्ट तो कर नहीं सकते हम इसके बारे में। लेकिन हाँ, जो प्रेजेंट स्थिति है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है। हम लोगों को उसके बारे में सचेत रहना चाहिए। क्या हमारे उत्तराखंड या प्रदेश के भूवैज्ञानिकों को इस खतरे का अंदेशा था? निश्चित तौर पे ये आज से नहीं, मेरे पास अपना पुराना हमारा इतिहास है वहाँ का, और चूंकि मैंने भी 1985 के बाद शोध ग्रंथ मेरा वहीं का, उसी इलाके का था, और मेरे से भी जो पूर्व जियोलॉजिस्ट हुए हैं, मैं बात करता हूँ 1936 में प्रोफेसर हैमन गैंसर स्विस एक्सपीडिशन में, उन लोगों ने सबसे पहले उस इलाके को चिन्हित किया था कि भाई यहाँ पे जो है एक ऐसी भूगर्भीय संरचना है जो कि धरती को अपने आप में अस्थिर बनाने में सहायक है। इसी तरह से जब प्रोफेसर हैडन, प्रोफेसर ऑर्डन, प्रोफेसर क्या कहते हैं ग्रीनविच, और इसके बाद हमारे इंडियन जियोलॉजिस्ट रूप के जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बाद हमारे प्रोफेसर केएस वल्दिया जिन्होंने बहुत रिनाउंड काम किया पूरे उत्तराखंड के अंदर, तो ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने ऑलरेडी उस जगह को चिन्हित किया हुआ था। तो अंदेशा का क्या मतलब है? जब बता रखा है कि भाई ये इलाका है, तो डेफिनेटली हमें उस जगह पे एक्स्ट्रा सतर्कता अपनाने की आवश्यकता है। जब ये बताया गया तो उसी समय सतर्कता क्यों नहीं बरती गई? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, उस समय तो मैं था नहीं। नहीं, उसके बाद से जो हुए, क्योंकि आप रहे उस नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो आप ये देखिए कि पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ता जा रहा है, हाँ। दिन पर दिन जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है, और दूसरी बात है कि शहरीकरण हो रहा है। लोग गांव छोड़ छोड़ के जो है अपने जो हेलमेट्स हैं, चाहे वो जोशीमठ हो, कर्णप्रयाग हो, रुद्रप्रयाग हो, गोपेश्वर हो, श्रीनगर हो, ऋषिकेश हो, देहरादून, देखिए एक जमाने में देहरादून पॉपुलेशन कितनी थी और आज के जमाने में कि सारे लोग जो है देहरादून में आके बस गए, है ना। तो गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ये जैसे गांव है हमारा गांव, मेरा गांव, ये एकमात्र गांव ऐसा है, मैं 1974 से यहाँ से निकला था, और हमारा सिर्फ घर में ताला था, लेकिन बाकी 75 माह से आज भी इस गांव में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे गांव में तो जीरो पलायन है। लेकिन हाँ, मैं जान रहा हूँ कि पौड़ी के अंदर सबसे ज्यादा पलायन घोस्ट विलेजेस बन गए हैं, कई गांव खाली हो गए, अल्मोड़ा के अंदर कई गांव खाली हो गए। तो ये स्थिति पलायन की पूरे उत्तराखंड के अंदर है, पूरे भारत में है। आप ये कह रहे हैं कि जो पलायन हुआ जोशीमठ के आसपास गांव के इलाके, वो सब जोशीमठ में आके बस गया? निश्चित तौर पर तो उससे क्या दबाव बढ़ा, और वो अब सीधी सी बात है, जब आदमी आएगा तो अपने लिए मकान भी बनाएगा, अपने लिए कुछ और चीजें भी करेगा, हो सकता है दुकान भी बनाएगा, तो जो अपना बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस का काम भी करेंगे। जोशीमठ एक आध्यात्मिक शहर भी है, यस, पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्या आपको लगता है कि अगर उसका पुनर्वास किया जाएगा लोगों का, तो वहाँ की जो आध्यात्मिकता है? देखिए रवि जी, जोशीमठ मेरे दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, खाली आध्यात्मिक नहीं, हमारे यहाँ स्ट्रेटेजिक जो राष्ट्रीय जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ पे आर्मी है, आईटीबीपी है, डीजीबीआर है, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा जो आप कह रहे हो, हमारे खुद गढ़वाल का जो हमारा खुद का देवता है नरसिंह देवता, तो नरसिंह देवता का जो इम्पोर्टेंट मंदिर है वो वहीं पर है, जोशीमठ में है। तो इस तरह से हम जो है उसको इतने महत्वपूर्ण स्थान को, और फिर भगवान बद्रीनाथ, पूरे भारत के जो हमारे सनातनी धर्म का जो एक महत्वपूर्ण स्थान बद्रीनाथ जी है, तो बद्रीनाथ जी 6 महीने वहां पे रहते हैं, उनकी गद्दी है वहां पे। तो इस नाते शंकराचार्य जी हमारा ज्योतिष पट है वहां पे। उसके अलावा जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है, जैसे मैं कहता हूँ कि हम लोग देव वृक्ष, पूरे उत्तराखंड के अंदर देव वृक्ष और देववन है, लेकिन वहां का जो देव वृक्ष है, शहतूत का वृक्ष, जिसके ऊपर कहा जाता है कि भगवान शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी, तो आज भी वहां पे पिछले 3-4 हजार 4-5 हजार साल से एग्जिस्ट करता है। तो ऐसी हमारी धरोहरें हैं जिनको संरक्षित और करने की हमें अति आवश्यकता है। उत्तराखंडी होने के नाते और एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते मेरा ये सवाल है कि अगर मान लीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि रात अगर हल्का सा कोई भूचाल आए, भूकंप आए, तो वो जो अभी जिस स्थिति में है एकदम से तहस नहस हो जाएगा? देखिए, मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं उत्तरकाशी और चमोली अर्थक्वेक में काम किया हूँ, एक महीने पूरे फील्ड एक गांव को विजिट किया हूँ। लोग रात भर नहीं सोते थे, दरक जाते थे। उस दिन मैं अच्छी तरह याद है, मैं जब चमोली अर्थक्वेक था और झटके चल रहे थे, तो मैं त्रिजुगी नारायण में था। आप यकीन मानिए कि जो हमारा टेंट था त्रिजुगी नारायण में लगा हुआ, एसएसबी वालों ने लगा रखा था, मैं उस टेंट के अंदर सोया था। वो टेंट ही बुरी तरह से हिल गया नीचे, इतनी जमीन हिल रही थी और इतना मकान गिर रहे थे। तो आप और उत्तरकाशी का जब अर्थक्वेक हुआ, तो आपने उस जमाने में मैं अच्छी तरह से याद है कि जामक गांव बिल्कुल चूर चूर हो गया,
और कई मकान गिर गए, कई लोग, वो तो भगवान का बड़ा लाख लाख शुक्र है कि अभी तक हमारे जितने भी भूकंप आए, कोई ऐसी रात 12-1 बजे नहीं आए जब लोग अंधेरे में सोए हुए है ना। अगर माना रात को ऐसे भूकंप आ जाए और इस समय कोई बड़ा ट्रिमोर आ जाए, तो जिस स्थिति से जमीन हिली हुई है, जिस स्थिति से दरार पड़ी हुई है, मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ा डिवास्टेशन होने से कोई बचा सकता है। भगवान भोलेनाथ भी नहीं बचा सकते। इस समय केंद्र और राज्य सरकार बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे पहुंच गए हैं, यानी कि उनकी चिंता जो है, उसकी चिंता को देख के लगता है कि वास्तव में स्थिति बहुत गंभीर है। आरंभिक तौर पे आप भूविज्ञान के तौर पे क्या चाहेंगे कि वहां पे लोगों को तुरंत हटा दिया जाए, ताकि जो जोर लग रहा है, या देखो, मैंने पहले भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि पूरा जोशीमठ एक साथ नीचे कोलैप्स कर रहा है। उसके सर्टेन पॉइंट्स हैं जहां पर बहुत ही स्थिति बड़ी विकट है रुकी है। तो मेरा अपना ये मानना है, मेरा अपना ये तजुर्बा है उस पर पहाड़ के बारे में, कि पहले तो हम उसको चिन्हित कर दें तुरंत, बहुत जल्दी, और जैसे कि हमारी सरकार कर भी रही है। उन्होंने सेलेक्टिव पैचेज में चिन्हित करना शुरू कर दिया है, जो बिल्कुल हाई डिजास्टर प्रोन है, जिनमें की सबसे ज्यादा दरारें पड़ी है, जिनमें की भवनों की स्थिति बड़ी नाजुक है। ऐसे करके उसको कैटेगराइज करें, जिसको हम कहते हैं कि भाई लो हजार्ड, मीडियम हजार्ड, मॉडरेटली हजार्ड, वेरी हाई हजार्ड, है ना। ऐसे हमारी कैटेगराइजेशन है भूस्खलन और इसकी, है ना, मानक है। तो उसके हिसाब से हम उसको कैटेगराइज करें, और कैटेगराइज करने के बाद जो बिल्कुल वेरी हाई हजार्ड में, उनको इमीडिएटली वहां से रिलीव करना, ये मैंने पहले भी कहा है और ये मैं भी कह रहा हूँ। अंतिम सवाल इस विषय पर, पहला ये कि जितने भी पर्यावरणविद हैं, क्या उनको भी इस खतरे का आभास था? पर्यावरणविद तो आज से थोड़ी बोल रहे हैं। आप ये देखिए, 1976 में मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट थी, और उसमें हमारे पर्यावरण के जो हमारे उत्तराखंड के जाने माने जो व्यक्ति हैं, चंडी प्रसाद, पद्मश्री चंडी प्रसाद, पद्म भूषण रादर, पद्म भूषण है, वो शांति पुरस्कार उनको है, वो चंडी प्रसाद भट्ट जी आज से नहीं कब से बोलते आ रहे हैं, और उन्होंने लगातार लिखा भी है, पीएमओ में भी कई बार लिखा है। उस 1974 के 76 के जो कमीशन में थे, उसमें भी वो सदस्य थे। तो इसका मतलब यह है कि जो पर्यावरणविद है वो भी इस चीज से अवेयर थे, जनता भी अवेयर थी। ऐसा नहीं है कि जनता को मालूम नहीं है। आप ये बस सोचिएगा कि पर्यावरणविद और भूवैज्ञानिक, वहां की जनता को भी पता था कि यहाँ की जमीन सरकने वाली है। बावजूद इसके हमारे थोड़ा सा एक गलती हम लोगों की होती है। मैं आपको बताऊं कि एक अपनी सुविधा के अनुसार कोई नदी के किनारे मकान बना दे रहा है। अब आप देखिए, श्रीनगर शहर है, 7 बार बहा है, राजधानी बिल्कुल अंडरग्राउंड है, मंदिर के मंदिर वहां निकले हैं। मेरे फादर जब एसएसबी में थे तो 3 मंदिरों ने खुदाई करे 1971 के बाद। 3 मंदिर, केशवराय मठ, शंकर मठ और अपना एसएसबी का जो मेन मंदिर है, पूरा का पूरा जमीन के अंदर दबा हुआ था। तो किसने दबाया था? इसी लैंडस्लाइड, इसी आपदा ने दबाया था। 1800 समथिंग में आया होगा बाढ़, उसके बाद 1700 में आया, फिर उसके बाद हमारे इसमें आया, क्या कहते हैं उसके लिए, 1900 में आया। तो हर 100 साल में वहां तो काया पलट हुई है। राजधानी पूरी थी, वो राजधानी दब गई। तो ये तो हमारे पहाड़ की प्रकृति पे आ गया है कि ये सब चीजें होनी है यहाँ पे। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हिमालय इज स्टिल ग्रोइंग स्टेज, वो एक बिल्कुल शैशवावस्था में है, वो बढ़ता जा रहा है। तो इसमें एक्टिविटीज नजर आएंगी। हम माइक्रो लेवल पे एज ए इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम लोग मॉनिटर करते हैं एज ए भूवैज्ञानिक, और आम जनता उसको सामान्य रूप से ऐसा देखती है कि साहब फलाना दब गया, फलाना मकान। अब मैंने हरसिल की बात करी। हरसिल जो है एक बार 1700, 1750 में, 1800 में अवाड़ा के डांडा और जो सुक्की टॉप है, उसने झाला के पास जो है पूरा गंगोत्री को ब्लॉक कर दिया था, और 14 किलोमीटर की लंबी झील बन गई थी, जिसमें आज हरसिल शहर बसा हुआ है। उसके अंदर जो है 3 गांव बिल्कुल एकदम निस्तेनाबूद हो गए। तो ये तो हमारी प्रकृति है हिमालय की। इस विषय में अंतिम सवाल, कई लोग इसको देवी आपदा से भी जोड़ रहे हैं, तो ये देवी आपदा नहीं है, ये विशुद्ध नैसर्गिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। देखिए, चूंकि हम लोगों की आस्था है, हम छोटी छोटी बातों पे अपने भगवान को आगे ले आते हैं, अपने देवी देवताओं के। अच्छा भी हो रहा है तो भगवान की कृपा, खराब भी हो रहा है तो भगवान की वजह से हो रहा है ना। लेकिन हम अपने कृत्य को भूल जाते हैं। हमारा कृत्य क्या है? और दूसरी बात है, हम करे भी, माना सपोज करो मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ आपके सामने, आई डोंट नो इसके बाद क्या हो सकता है, ये मकान टूट जाए। ये तो प्रकृति का देन है। धरती में जो उथल पुथल चल रही है, उसको ना आप प्रेडिक्ट कर पा रहे, ना मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ। कोई भी वैज्ञानिक इस तरह से फोरकास्ट कोई कर नहीं सकता कि कब आएगा भूकंप, कब आए, कभी दरार फटेगी, है ना, कब क्या हो जाए। बोलते हैं ना कि इंसान जो है लालची है। 2 पल का पता नहीं, 100 पल की चिंता है। हम 100 पल के बारे में सोचते हैं, अगले 2 पल में क्या होने जा रहा है, नो वन नोज। तो रवि जी, ऐसा है, ये तो प्रकृति और मानव का एक आपसी जो क्या कहते हैं उसके लिए तालमेल है, ये आज से नहीं, सदियों से।